आज हम वन्य जीवन और वन संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले वन्य जीवन के बारे में हमने अध्ययन किया है। वन्य जीवन से मतलब है जिसमें जीव जंतु और पादप सभी ये जंगलों में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं, ये विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर, अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर, आवास स्थानों के आधार पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से जीवों में जीवन, वन्य जीव जो जंगल में पाए जाने वाली जंतु और पादप सभी आपस में मिलकर एक वन्य जीवन बनाते हैं। तो इसमें वन्य जीवन के अंतर्गत वन्य संरक्षण, वन्य जीवन एवं वन्य संरक्षण में हम अध्ययन करेंगे वन संरक्षण। वन संरक्षण से मतलब है कि वनों का संपदा, वन संपदा तथा वनों के ऐसे उपयोग से है जो हम इनको हानि पहुंचाए बिना इसका उपयोग लगातार करते आ रहे हैं और लंबे समय तक इसको करते रहे। तो इससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य एक सफल जीव है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पृथ्वी से विभिन्न उत्पादों को प्राप्त करने के लिए जंगलों से प्राप्त करते हैं, और इस तरह से ये विभिन्न अपने भोजन जुटाने में, दवाओं के लिए, अपने विभिन्न आवश्यक पदार्थों के लिए वनों से ही प्राप्त करते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए, आवास बनाने के लिए, आवास स्थान को हटाने के लिए वनों को हटा दिया जाता है या वनों को काट लिया जाता है, और इस तरह से वन से विभिन्न कारखाने खोलने के लिए वहाँ की वन संपदा को नष्ट करते जा रहे हैं। इसी तरह विभिन्न साधन जुटाने के लिए, विभिन्न आवश्यक पदार्थ को प्राप्त करने के लिए ये वनों से ही प्राप्त करते हैं, और इस तरह से विभिन्न जो कार्य हैं, हमारी जो आवश्यकताएं की पूर्ति है वन से ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से संपूर्ण जो स्थलीय भाग हैं ये 23% वन थे, लेकिन आज केवल 18% ही शेष रह गए। वनों का अत्यधिक दोहन होते जा रहा है, जिससे ये विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ वनों की समस्या बनती जा रही है। वनों से हमें बहुत से उत्पाद मिलना असंभव हो जाएंगे। इसमें कई वनों की कटाई किससे हमारे लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ, कागज निर्माण के लिए पदार्थ, इमारती लकड़ी, गोंद, औषधियाँ, लाख, मधु, ये आदि पदार्थ पादप से जो प्राप्त होते हैं ये मिलना मुश्किल हो सकता। तो इस तरह से विभिन्न समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होते जा रही है वनों के विनाश होने से, वनों के कटने से, जिससे हमारे जीवन में बहुत अधिक परेशानियां या समस्या उत्पन्न हो सकती है और समस्या बनती जा रही है। तो ये सभी जो पादप जातियां हैं ये धीरे धीरे कुछ ऐसे पादप हैं जो वातावरण से विलुप्त होते जा रहे हैं, जो कि लगातार इनके उपयोग से, लगातार इनके कटाई से समस्या उत्पन्न होती जा रही है। इस तरह से विभिन्न वनों के संरक्षण के लिए सरकारी, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके विभिन्न जो कार्य हैं, इनके अंतर्गत वनों के पुराने क्षतिग्रस्त पौधों को काटकर नए पौधों लगाया जाए, नए वनों का लगाना या वन का रोपण करना। इसी तरह आनुवंशिक आधार पर ऐसे वृक्षों को लगाया जाए जिससे वन संपदा बढ़े। पहाड़ और परती जमीन पर वनों का रोपण किया जाए। सुरक्षित वनों में पालतू जानवरों को प्रवेश होने से रोका जाए। इसी तरह वनों को आग से बचाने से रोकना चाहिए। जलीय वनों को खाली परती भूमि पर नए वृक्ष लगाने चाहिए। रोग प्रतिरोधी और कीट प्रतिरोधी वन वृक्षों को तैयार करना चाहिए। वनों के कवकनाशियों तथा कीटनाशियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे वन सुरक्षित रहे। वन कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वनों से जो
समस्या इतनी अधिक बढ़ती जा रही है कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं ये पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे वन पुनः लगाकर, रोपण करके, नए पौधे तैयार करके जो उत्पाद हैं ये हमें पौधों से प्राप्त हो सके। इस तरह से हमारे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले जो कार्य हैं, विभिन्न स्तरों पर कार्य, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वन प्रबंधन का एक वन प्रबंधन के अंतर्गत मृदा भूमि में वृक्षों को लगाकर विभिन्न समस्याओं को रोका जा सकता है। तो विभिन्न कार्य वन संपदा प्रबंधन के आधार पर विभिन्न वनों को लगाकर उनके समुचित उत्पादों का उपयोग करके और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह इसमें हमारे देश में वनों से संबंधित शोध कार्य के लिए एक संस्थान है देहरादून, जिसमें फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून में स्थापित किया गया है, जहां पर फॉरेस्ट के लिए पौधों के अनुसंधान के लिए कार्य किए जा रहे हैं। हमारा जो देश है, जो अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व लगभग 2000 पूर्व पहले जो अविभाजित मध्य प्रदेश वन संरक्षण है, जो कि एक भारत का हृदय स्थल था। और हालांकि यहाँ पर देश की मध्य प्रदेश जो कि 7 राज्यों से घिरा हुआ था, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा देश राज्य था, जिसमें 4.42 लाख हेक्टर वर्ग किलोमीटर 4,42,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। यह सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य था मध्य प्रदेश, जिसमें लगभग 1.55 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनों से घिरा है। इस वन क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल 35%, जिसमें अधिकांश वन दक्षिण पूर्वी और उत्तर और मध्य क्षेत्रों में बहुत कम वन है। वन क्षेत्र में पिछले वर्षों में 20 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। इसमें राज्य सरकार ने वन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्य 1987 में मध्य प्रदेश के लिए एक वन संरक्षक के अधीन एक अलग प्रकोष्ठ स्थापित की। वन संरक्षण तथा इसके विकास के कार्यों की देखरेख करता है और इसके अलावा प्रदेश में सामाजिक वानिकी के अंतर्गत बहुत अधिक कार्य किया गया, जिसमें वृक्षों का संरक्षण और उनके वृक्षारोपण के लिए कार्य किए जाते हैं। तो राज्य में 6 मिलियन बंजर भूमि पर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च करके पंचवन लगाया गया। तो ये मध्य प्रदेश राज्य जब था उस समय ये कार्य किए जाते थे। इसके अतिरिक्त 1996 में से पूर्व प्रदेश में एनसीईआरटी के सहयोग से एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी और के सहयोग से एससीईआरटी जो कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं। वनों के प्रति जागरूकता, वन संरक्षण के लिए जागरूकता के कार्यक्रम चलाए गए हैं। 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश का विभाजन के बाद राज्य का अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में चला गया, जिसमें 60,76,000 हेक्टर नए राज्य छत्तीसगढ़ के अधीन चला गया। 1 नवंबर 2000 के विभाजन के बाद 60,76,000 हेक्टर जो वन है, ये वन नए राज्य छत्तीसगढ़ में चला गया है। अभी भी मध्य प्रदेश में वन्य एवं वन्य जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। बंटवारे के बाद भी प्रदेश में बाघों की संख्या अधिक है और यह बाघ प्रदेश या टाइगर का प्रोजेक्ट दिया गया, टाइगर स्टेट का प्रोजेक्ट
स्टेट का नाम दर्जा दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं वन संरक्षण के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। राष्ट्रीय स्तर पर वनों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन काल से ही कार्य किया जा रहा था। इसमें 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने वर्मा में वनों के संरक्षण के लिए एक नीति बनाई, जिसका बाद में पूरे देश में लागू किया गया। 1994 में भारत सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर द्वंद्व नीति बनाई और इसमें इस आधार पर इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर प्रयास किए जाने वाले जो कार्य हैं, वन प्रबंधन, वन भूमि का उचित उपयोग, सुरक्षित वनों की नीति, वन उत्पादों की बढ़ोतरी। वन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के अंतर्गत पहला है वन प्रबंधन। वन प्रबंधन में वनों की देखरेख और जिसमें वनों की रखरखाव किया जाता है जिससे वन सुरक्षित रहे। दूसरा है जिसमें वन भूमि का उचित उपयोग। वन रोपण के लिए ऐसे भूमि का जहाँ पर पौधे या वनस्पतियाँ नहीं है, उन स्थानों पर वनों को लगाने के लिए भूमि का उपयोग करके वनों का रोपण किया जाना चाहिए। तीसरा है सुरक्षित वनों की नीति। वनों की सुरक्षित रखने के लिए नीति बनाई गई जिसमें कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया। इसी तरह वन उत्पादों की बढ़ोतरी। वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद के लिए विभिन्न तरीके में बढ़ोतरी की गई जिससे वन उत्पाद अधिक से अधिक प्राप्त हो। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किए जाने वाले विभिन्न बातों पर अधिक ध्यान दिया गया। इस नीति के अंतर्गत वन तथा जंतुओं के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और प्राणी उद्यानों की स्थापना की। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वनों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्था के द्वारा कार्य किया जा रहा है। यह संस्था वनों के संरक्षण के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है और समय समय पर सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित किए जाते हैं जो वनों के संरक्षण के लिए कार्य किए जाते हैं। बस्तर में इसी संस्था के द्वारा बस्तर में बांस और पाइन की योजना बनाई गई
बांस और पाइन लगाने की योजना बनाई गई। 1952 में भारत सरकार ने इस संस्था के निर्देश पर इंडियन न्यू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी नामक एक राष्ट्रीय नीति बनाई। इंडियाज न्यू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी नामक एक संस्था बनाई गई और इस पॉलिसी के अंतर्गत विशेष रूप से जो ध्यान दिया गया, पहाड़ी क्षेत्रों पर वृक्ष को काटने से बचाना, नष्ट हुए वनों को पुनः विकसित करना, अपरदन को रोकने के लिए वृक्षों को लगाना, चारागाहों का विकास करना जिससे वनों पर भार कम पड़े, औद्योगिक दृष्टि से उपयोगी वनों को लगाना, वनों से होने वाली सरकारी आय को बढ़ाना। इस तरह से आजकल वनों के संरक्षण के लिए सामाजिक संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं, जैसे कि पंडित सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तर प्रदेश में टहरी गढ़वाल क्षेत्र में चिपको आंदोलन चलाया गया। वहाँ के जो चिपको आंदोलन के अंतर्गत ग्रामीण भोले भाले जो ग्रामीण हैं वनों से चिपक कर इनकी संरक्षण करते हैं या उनको सुरक्षित प्रदान करते हैं। इसी तरह साइलेंट घाटी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए रोकने के लिए जोरदार आंदोलन चलाया गया। इस तरह से वृक्षों के संरक्षण के लिए विभिन्न कार्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के द्वारा विभिन्न पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए विभिन्न कार्य सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया जा रहा है। अब हम देखते हैं भारतीय वन। हमारे देश में संपूर्ण स्थल जो लगभग 22.7% भाग वनों से ढका है और वनों के वृक्षों में लगभग 2500 जातियां पाई जाती हैं। इनमें कुछ उपयोगी वृक्ष हैं और कुछ मिश्रित वृक्ष पादप वन में पाए जाते हैं, जब कुछ शाल और चीड़ अलग विशिष्ट वनों में पाए जाते हैं, अलग अलग कुछ विशिष्ट वनों में पाए जाते हैं। इस तरह से यहाँ भारत में मोटे तौर पर के आधार पर वन मानसूनी वन, शुष्क वन, कटीली वृक्ष वन और सवाना पाए जाते हैं। भारत के जो वन हैं इसमें विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, इसके अंतर्गत भारतीय वन के अंतर्गत पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जिसके अंतर्गत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पर यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियां हमेशा सदाबहार पत्तियां सदाबहार होती हैं। ये क्षेत्र असम, अंडमान, आइसलैंड और पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसी तरह उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन इस क्षेत्र के अंतर्गत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, कुछ पर्णपाती होते हैं और ये पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, असम और अंडमान के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन
जिसके अंतर्गत कम ऊंचाई के घने वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र कर्नाटक में इस प्रकार के वन देखने को मिलता है। चौथा, इसमें उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती। नम पर्णपाती वन, जिसके अंतर्गत ये वन पट्टी के रूप में हिमालय के आधार पर पश्चिमी घाट पर छोटा नागपुर वाले भाग पर पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय नम्न पर्णपाती, और यहाँ पर जो पर्णपाती प्रजाति की पादप है ये पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। तो इसके अंतर्गत पंजाब सिंध का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, इसमें ऊपरी गंगा के मैदान और मध्य भारत, दक्षिण पूर्व दक्कन और कर्नाटक, यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में इस प्रकार की वन पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, इसमें कटीली वृक्ष वाले पंजाब सिंध क्षेत्र, राजस्थान की वनस्पतियां, जिसके अंतर्गत केशिया, एथाटोडा, कोचिया, यूफोरबिया, कैलोट्रोपिस, मोरस, अकेशिया आदि पादप पाई जाती हैं, कटीली क्षेत्र है। और सातवां है मोंटानी। मोंटानी वन, जिसमें हिमालय के ढाल पर बंगाल, असम तथा खासी क्षेत्र पर नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर पाई जाती है। अल्पाइन क्षेत्र वन, जिसमें पथरीले क्षेत्रों पर पाए जाने वाले हिमालय के ढाल, पथरीले और बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप पाए जाती हैं। इसके अंतर्गत छोटी झाड़ियों के समान वृक्ष पाए जाते हैं। तो अभी हम देख रहे थे विभिन्न भारतीय वन, विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वन हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वनों के आधार पर उनको बांटा गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, मोंटनी वन और अल्पाइन वन। ये विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पतियां हैं, जिसके अलग अलग वनस्पतियां अलग अलग आवास स्थानों के आधार पर पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे वनों का महत्व। वनों का महत्व मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है
वनस्पतियों का, जिसमें सभी अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं मनुष्य वनों से प्राप्त करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न मनुष्य पहले से ही वनों से जुड़ा हुआ है और प्राचीन काल में वन ही उनके आवास स्थल होते थे। अब धीरे धीरे विकास के साथ साथ वनों के वन भागों को काटकर अपने आवास स्थल बना दिया गया। विभिन्न क्षेत्र और वन से ही औद्योगिकरण, वनों को काटकर औद्योगिकरण हुआ, उद्योगों की स्थापना हुई। तो वन से विभिन्न आवश्यकताएं अपनी पूरी करता है, आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। जैसे कि मुख्य रूप से पहला इसका महत्वपूर्ण भाग है वातावरणीय संतुलन। मनुष्य पादप जो कि सबसे अधिक वातावरण को संतुलित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। पादप में ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके ये भोजन बनाते हैं, उस समय ये ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो सबसे अधिक ऑक्सीजन वातावरण में पादपों से, वनों से ही प्राप्त होते हैं। तो लगभग वन से 30% ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो पहला है वातावरणीय संतुलन। मुख्य रूप से पादप वातावरण को संतुलन करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। दूसरा है वन और वर्षा। जहाँ पर अधिक वृक्ष या वन होते हैं वहाँ पर अधिक वाष्प, भूमि से वाष्प बनकर, पेड़ पौधों से वाष्प बनकर जल वाष्प वायुमंडल में मिल जाते हैं और उन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। तो वन जिस क्षेत्र में ज्यादा है उन क्षेत्रों पर वनों के द्वारा वर्षा होता है। वन और भूमि संरक्षण, तीसरा महत्व है वन और भूमि संरक्षण। पौधे वर्षा के जलों को रोककर भूमि के कटाव को रोकते हैं, जिससे वहां की उपजाऊपन बनी रहती है। इस तरह से भूमि की संरक्षण शक्ति वनों के द्वारा बना रहता है। वन संरक्षण के बाद है वन और प्रदूषण। वन और प्रदूषण, जिसमें सबसे अधिक ये प्रदूषण को कम करते हैं। वायुमंडल में मुक्त हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि पादपों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और उसके बदले ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस तरह से बहुत सी जो गैस हैं पादपों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और जो वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करते हैं। बाढ़ नियंत्रण। मुख्य रूप से पादप बाढ़ नियंत्रण के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं, क्योंकि जिन क्षेत्रों पर पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें ज्यादा से ज्यादा जल का अवशोषण करती हैं, जल की भूमि के कटाव को रोकते हैं, जिससे बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है। जिन क्षेत्र पर अधिक वृक्ष हैं वहां की जल तेजी से न बहकर धीरे बहती हैं और इस तरह से बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। तो वनों से बाढ़ का नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद है वन उत्पाद। पादपों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये उत्पाद जो कि मुख्य रूप से वनोपज, मुख्य वनोपज और लघु वनोपज के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मुख्य वनोपज के रूप में है मुख्य रूप से लकड़ी और काष्ठ। ये वनोपज अधिक मात्रा में होते हैं।
और लघु अनुपज जिसमें उन उत्पादों को रखते हैं जिनकी अल्प मात्रा ही हमारे लिए आवश्यक होती है, जैसे खनिज है, फल है, वनस्पतियां हैं, जंगली जानवर जनित पदार्थ। तो ये लघु वनोपज के अंतर्गत आते हैं। कुछ वनों से प्राप्त होने वाली जो वनोपज है, जैसे कि लकड़ी, ये मुख्य रूप से पौधे से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और विभिन्न घटकों जैसे लिग्निन, सुब्रे, सेल्यूलोज, लिग्निन सेल्यूलोज का के रूप में बदला जाता है। लकड़ी या काष्ठ का निर्माण ये द्वितीयक जाइलम कोशिकाओं में होता है और ये कोशिकाएं संवहनी कैम्बियम के द्वारा द्वितीयक वृद्धि के समय पैदा की जाती है। पौधों में संवहन कार्य के साथ आंतरिक आधार देने का कार्य करता है। लकड़ी मुख्य रूप से सबसे प्रमुख घटक है, उनकी कठोरता और रंग प्रदान करता है। इसमें विविध लकड़ी के विविध रंग जाइलम कोशिकाओं की दीवार में एकत्रित तेल, रेजिन, गम, टेनिन ये रासायनिक पदार्थों के कारण होता है। तो उपयोगिता के आधार पर लकड़ी औद्योगिक काष्ठ और जलाऊ काष्ठ। औद्योगिक काष्ठ जो ऊंचे स्तर की होती हैं, जिसके कारण ये उपयोग रेलवे स्लीपर, फेंसिंग, बिजली व टेलीफोन के खंभे, प्लाईवुड, औजार के ठूठ, खिलौने, फर्नीचर, खेल के सामान, पैकिंग के लिए, पैकिंग कार्क आदि के लिए ये औद्योगिक काष्ठ के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जलाऊ काष्ठ जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ये मुख्य रूप से देश में पैदा होने वाले 85% से अधिक काष्ठ का उपयोग जलाऊ लकड़ी के रूप में किया जाता है। तो आधुनिक काष्ठ में काष्ठ का उपयोग गृह निर्माण उपयुक्त कार्यों के अलावा वस्त्री रेशों, कागज, साबुन, पशुओं का चारा, कीटों, मोटर के ईंधन आदि के लिए किया जाता है। इसी तरह विभिन्न कार्यों के लिए जैसे बीजा है, चीड़ है, साल है, बबूल है, देवदार है, इन पादप से विभिन्न प्रकार के काष्ठ या विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। वेनियर्स लकड़ी का एक ऐसा मोटाई होता है जो स्लाइसों के वेनियर्स कहलाते, एक सी मोटाई वाली लकड़ी होते हैं जिन्हें वेनियर्स कहते हैं और ये लगभग 1/20 इंच से 3/8 इंच मोटी होती है और इसका उपयोग बांस, बॉक्स, टोकरी, संगीत यंत्रों और दर्पणों के पीछे वाले भाग के लिए, प्लाईवुडों के निर्माण के लिए किया जाता है। प्लास्टिक का निर्माण भी पादपों से विशेष प्रकार की गूदों से प्राप्त होता है। कागज रेशे प्रदान प्राप्त के लिए लकड़ी का उपयोग लुगदी, कागज और कृत्रिम सिल्क बनाने में किया जाता है और ये पेपर निर्माण के लिए पहले लकड़ी काटकर तथा रासायनिक उपचार द्वारा इससे लुगदी बनाते हैं, जिससे रोलरों के द्वारा इन्हें बनाया जाता है। इसी तरह प्लाईवुड जिसमें लकड़ी के ठूंठ से काष्ठ की पतली परत होती है प्राप्त किया जाता है और प्लाईवुड सेमल, रोजवुड, सागौन, आम, शीशम के पादपों से प्लाईवुड बनाए जाते हैं। वर्तमान में हमारा देश प्लाईवुड का आयात करता है, मगर इसका उत्पादन बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। सस्ती लकड़ियों से इसे बना सकें एवं अपव्यय कम कर सकें, प्लाईवुड के निर्माण की कम किया जा सकता है, निर्माण लागत कम किया जा सकता है। इसी तरह पादपों से रेजिन, ये मुख्य उत्पाद वन उत्पाद के रूप में है। रेजिन जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी वृक्ष प्रजातियों के स्रावी पदार्थ होते हैं, अल्कोहल में ये घुल जाते हैं और ये इसका उपयोग मुख्य रूप से कुछ वृक्ष में एक खांच बनाकर इससे प्राप्त किया जाता है, जिससे रेजिन एक कप नुमा बर्तन में से एकत्र करते हैं। गोंद भी एक काष्ठी वृक्षों से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। कोशिका वृत्ति के क्षरण उत्पाद होते हैं जो गोंद का उपयोग
करते हैं। इसी तरह बबूल ये गोंद के लिए उपयोग किए जाते हैं। गोंद बबूल से प्राप्त किया जाता है। कुछ गोंद कुल गोंद जिसकी से ये स्टरकुलिया यूरेनस से प्राप्त किया जाता है और इसका उत्पादन मध्य भारत में अधिक होता है। इसका उपयोग आइसक्रीम में किया जाता है, गाढ़ा और सौंदर्य प्रसाधन के लिए किया जाता है। कुछ पादप उत्पाद के रूप में औषधि उपयोग के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि आंवला, हर्रा, बेहड़ा, बीजा, मरोड़ फल ये औषधि के लिए प्राप्त किए जाते हैं। जंतु उत्पाद के रूप में शहद और मोम, जो कि पादप जंतुओं से ये शहद पादपों के पेड़ों पर, जंगलों से, ये वनों से हमें शहद प्राप्त होता है। इसी तरह खैर ये जिसे हम पान में खाते हैं, खैर का उपयोग अकेसिया कैट्सू से प्राप्त किया जाता है। और फिर बांस भी एक प्रकार के कुटीर उद्योग के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। और तेंदुपत्ता, इसका उपयोग जो कि बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, सबसे अधिक ये बीड़ी बनाने में उपयोग करते हैं। जिस तरह से वनों के महत्व में वातावरणीय संतुलन को बनाए रखने में वन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वन और वर्षा, जिसमें वर्षा जिन क्षेत्रों पर अधिक वर्षा होती है वहां के वृक्ष भी अधिक सघन होते हैं। वन और भूमि संरक्षण में विशेष योगदान देता है वन और प्रदूषण, जिसमें वन की उपस्थिति बहुत से प्रदूषण गैस का अवशोषण करते हैं, वायु को शुद्ध करता है। बाढ़ नियंत्रण में जिन क्षेत्रों पर पेड़ पौधे होते हैं वहां बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। वन उत्पाद, जो कि पादपों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक होती हैं, इन उत्पादों को हम पादपों से ही प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से पादपों का वनों का महत्व है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यक है। निर्वनीकरण, वर्तमान भारत में निर्वनीकरण विश्व की प्रमुख समस्या है। निर्वनीकरण का मतलब है जिसमें धीरे धीरे वन की समस्या उत्पन्न होती जा रही है। वन का क्षेत्र धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पिछले 100 वर्ष पहले 20% पिछले 100 वर्ष पूर्व 20% है, जिसमें लगभग जो पिछले 25 वर्षों में 4.1 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र खोया है। तो पिछले 100 वर्ष में से केवल 20% भाग ही वन भारत में रह गए हैं। निर्वनीकरण के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं? ईंधन के रूप में बहुत अधिक जंगलों का या वनों की कटाई की जाती है। ईंधन के क्षेत्र में ईंधन के रूप में उपयोग करने से पेड़ों की कटाई करते चले जा रहे हैं। इसी तरह जलाशय एवं बिजली के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों पर जल एवं बिजली परियोजना के द्वारा जलाशय एवं बिजली परियोजना बिजली उत्पादन के लिए ऐसे क्षेत्र जहां पर वन क्षेत्र हैं, जहां पर डैम बनाए जाते हैं। डैम बनाने के साथ साथ वहां की जो वनस्पतियां हैं धीरे धीरे समाप्त होती गई है। तो इस तरह से वहां भी एक वनों की समस्या उत्पन्न होती गई। सड़क एवं रेल लाइन निर्माण में, सड़क निर्माणों में जिस क्षेत्र पर सड़क बनाते के समय जितने भी पेड़ पौधे सड़क के क्षेत्र में आते हैं उन सभी पेड़ पौधों को काट लिया जाता है, जिससे पेड़ पौधों की समस्या या पेड़ पौधों की संख्या कम होती चली गई। औद्योगिक विकास, विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों में जो
पेड़ पौधे थे उन पेड़ पौधों को काट लिया गया और इस तरह से पेड़ पौधों की संख्या कम होती गई। लकड़ी की कालाबाजारी अधिक से अधिक आर्थिक प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक लकड़ी की कटाई करते चले जा रहे हैं, जिससे कालाबाजारी बढ़ती जा रही है और वन क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। तो इस तरह से वनों के कटने से बहुत से दुष्परिणाम हमारे सामने देखने को मिलता है। इसमें वार्षिक खपत लगभग 40 मिलियन घन मीटर से अधिक होता है और 1,50,000 प्रति वर्ष वन लगाना आवश्यक है। इनके वनीकरण से कई जो दुष्परिणाम हैं, वनों की कटाई से भूमि का कटाव बढ़ता गया, वनों की कटाई से कम वर्षा और अनियंत्रित होती गई, बाढ़ ज्यादा और भयानक रूप से आने लगा, नदियां, तालाब, झील भूमि के कटाव के कारण भरते चले गए और बाढ़ आने की योगदान करते हैं। नदी, झील, झरने कम वर्षा के कारण जल्दी सूखते हैं और सूखों को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह से विभिन्न निर्वनीकरण के द्वारा विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो हमारी विभिन्न समस्याओं का कारण है। जैसे जैसे वन की कटाई होती जाएगी, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्य के लिए वनों के काटने चले जा रहे हैं, जिससे विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। निर्वनीकरण के जो उपाय हैं, वृक्षों को लगाना। वर्तमान क्षेत्र में वृक्ष का सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। औरक्षित भूमि पर वनों का रोपण किया जाना चाहिए। सड़क और रेलवे लाइन के किनारों पर वृक्षों को लगाना चाहिए। सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी के द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। इसी तरह स्कूल और शासकीय निर्वनीकरण को रोकने के लिए औद्योगिक इकाइयों के चारों ओर वृक्षारोपण करना चाहिए। तो इस तरह से विभिन्न कार्यों के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जो वृक्षारोपण हर वर्ष कराया जाता है। इसके बाद है वनीकरण। वनीकरण से मतलब है प्रति भूमि पर विभिन्न क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों पर जहां पर उपयोगी पादपों का वृक्षारोपण करना चाहिए और प्रदूषण के खतरों को कृत्रिम वनों द्वारा दूर करना चाहिए, वन्य जातियों के संरक्षण करना चाहिए, जन चेतना पैदा करना चाहिए, बंजर तथा खाली भूमि पर वन लगाना चाहिए। 1950 से वन महोत्सव मनाया जाता है भारत में और 1976 से सामुदायिक वानिकी परियोजना की शुरुआत की गई है। तो सामाजिक वानिकी के जो उद्देश्य हैं, उपयोगी वृक्षों का रोपण करना, प्रदूषण के खतरों को बचाना, खतरों से को कृत्रिम वनों द्वारा दूर करना, वन जातियों का संरक्षण करना, जन चेतना पैदा करना, बंजर एवं खाली भूमि पर वन लगाना। इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों पर जो वन रोपण के द्वारा विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वन रोपण बढ़ते जाएगा तो बहुत सी समस्याएं हमारी दूर हो सकती हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के साथ साथ वनों का संरक्षण करना भी आवश्यक है। तो सभी मानव को वन संरक्षण के लिए या प्रकृति संरक्षण के लिए विशेष योगदान देना चाहिए। तो आज हम वन संरक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे और जिससे वनों की विभिन्न जो जातियां हैं ये संरक्षित किए जा सकते हैं वनों के संरक्षण के माध्यम से, और ये हमें उत्पाद या विभिन्न आवश्यक पदार्थ हमें लंबे समय तक उपलब्ध हो सकते हैं। धन्यवाद।